नजर उत्तराखंड की खास खबरों पर। उत्तराखंड में कांग्रेस द्वारा बीजेपी के खिलाफ शुरू किए जा रहे बेटी बचाओ अभियान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस चाहे कोई भी यात्रा निकाले, जनता उनके शासनकाल की लूट खसोट को नहीं भूली है। उन्हें कांग्रेस पर पूर्ववर्ती सरकारों में भ्रष्टाचार और जनता के शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन पर पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए, न कि दिखावटी अभियान। चौहान ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में पारदर्शी और जनहितकारी शासन दिया है, जिसे जनता भली भांति समझती है। मैंने पहले कहा, कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और ये वर्चस्व की लड़ाई अपने आप को किस तरह से साबित करने का जो लड़ाई चल रही है, इसमें आदरणीय हरीश रावत हों, हरक सिंह रावत जी हों, जिस तरह से उनकी पार्टी में लॉबिंग चल रही है, वो सब आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कौन कभी किसी पार्टी के नेता के पक्ष में बोल दे रहे हैं, कोई किसी के विरोध में बोल रहे हैं। एक लड़ाई चल रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता आदरणीय हरीश रावत जी चाहे कोई भी यात्रा निकालें, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनके कार्यकाल को कभी भूल नहीं सकती है। जिस तरह से उन्होंने प्रदेश को लूटने और खसोटने का काम उनकी सरकार के द्वारा किया गया और कैमरे के सामने प्रदेश को लूटने के लिए किस तरह से आमंत्रित किया जा रहा था लोगों को, तो ये सब उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है। लेकिन जो यात्राएं निकाल रही हैं, मुझे लगता है कि उनको न्याय यात्रा के बजाय और गोलजू महाराज के यहाँ वो अर्जी लगाते हैं, उसके बजाय उनको पश्चाताप की अर्जी लगानी चाहिए कि मेरे से गलतियां हुई, मुझे माफ कर दो गोलजू महाराज। में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे सेवा, सुशासन और उपलब्धियों का दशक बताया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इन 11 वर्षों को विफलताओं का प्रतीक बताते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न, पेपर लीक, स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार और बाहरी पुलिस द्वारा गोलीबारी जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। महारा ने काले धन, स्विस बैंक की सूची, अग्निवीर योजना और नोटबंदी पर भी सवाल उठाते हुए सरकार को विफल और शर्मनाक बताया है। उत्तराखंड में हर साल गर्मियों में सैकड़ों हेक्टेयर जंगल वनाग्नि घटना से राख हो जाते हैं, लेकिन इस साल वन अग्नि की घटना बेहद कम नजर आई हैं, जो कि राहत भरी खबर है। वे मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बारिश और वन विभाग की सतर्कता के कारण इसमें कमी देखने को मिली है। ज़्यादा जानकारी देते हुए वन विभाग के मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने बताया है कि जन भागीदारी, जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर जिम्मेदारी देना कारगर साबित हुआ। इसके साथ ही लगातार विभाग स्तर पर 5000 से ज़्यादा जागरूकता अभियान भी चलाए गए, ताकि विभाग अनुशासन पालन करते हुए वन अग्नि की समस्या को रोकने की कोशिश में निरंतर काम करता रहे। देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले 4 वर्षों में इस सरकार बनने के बाद 3 वर्ष 22, 23, 24, 25 में लगातार उससे पूर्व के वर्षों के मुकाबले वनाग्नि घटनाओं में लगातार कमी आई है। और इस वर्ष तो अभी पिछले वर्षों के मुकाबले बमुश्किल 15% ही वनों में क्षति की अभी अंदाजा है। तो ये कुल मिलाकर के कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जो जन सहभागिता को हमने प्रायोरिटी दी, और जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद इस बार वरिष्ठ अधिकारियों को जिस तरह से हर जिले में नोडल अफसर के रूप में भेजा गया, ये इन्हीं प्रयासों का वो है कि इस समय वन विभाग पूरी अनुशासित होते हुए हमारे सारे कर्मचारी वनाग्नि की घटनाओं में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंधन सुधारने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के 13 जनपदों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा हेतु निदेशक और अपर निदेशक स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी विद्यालयों का भ्रमण कर क्लस्टर विद्यालयों में संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे 11 जून तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
बीजेपी ने इसे शिक्षा में गुणात्मक सुधार और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। देखिए, बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम हमारी सरकार इस समय उठा रही है। जो 13 के 13 हमारे जनपद है, वहाँ पे निदेशक और उप निदेशकों की तैनाती करी जा रही है। वहाँ पर वो जाएँगे और जाकर पूरी इस व्यवस्था का जायज़ा लेंगे। बच्चों की गुणवत्ता के हिसाब से मिड डे मील का भी जायज़ा लिया जाएगा और बच्चे वहाँ पर किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर को देखा जाएगा, आँका जाएगा। वहाँ पे और क्या सुधारीकरण की व्यवस्था हो सकती है, उसको देखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो कार्य किया जा रहा है हमारी धामी सरकार के द्वारा, ये बहुत ही अभूतपूर्व फैसले के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे नौनिहाल है, यही हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के एक उज्जवल भविष्य। तो इनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो, इनकी शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो, इसको लेकर हमारी सरकार लगातार गंभीर रही है और कार्यरत रही है। वहीं लालकुआं क्षेत्र में तराई केंद्रीय वन विभाग ने वन भूमि पर वर्षों से जारी अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त अभियान शुरू किया है। डीएफओ उमेश चंद्र तिवारी के अनुसार पहले चरण में अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर स्वयं हटने का मौका दिया जाएगा, अन्यथा बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर और वीआईपी गेट क्षेत्र में 300 से अधिक अवैध कब्जे चिन्हित हैं। टांडा रेंज में हालिया अतिक्रमण वन्य जीवों के आवास को प्रभावित कर रहा है। विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब कोई रियायत नहीं मिलेगी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे ये कदम निर्णायक साबित हो सकता है। जिक्र कर रहे हैं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि हम लोगों ने जो अतिक्रमण में वन भूमि में बैठे थे और हमने उनको नोटिस दे करके अपने विभाग स्तर से उनके इविक्शन की कार्रवाई की थी। उसके अगेंस्ट वो कानून के प्राविधानों के अनुसार अपील में गए थे। अभी रिसेंटली उनकी अपीलें भी निस्तारित हो गई हैं और वो खारिज कर दी गई है। तो अब प्रकरण में हम लोग नियमानुसार जो इविक्शन की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। कोई ऐसा वो तो कानून में प्राविधानित है कि अगर उनकी अपील खारिज हो गई है तो आप उसका इविक्शन का ही एकमात्र विकल्प है, तो वो कार्रवाई हम आगे बढ़ाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस और आगामी हरेला पर्व के बीच विकास नगर क्षेत्र में कुलहाल से डाक पत्थर तक शक्ति नहर किनारे पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा ये भूमि उरेडा को सोलर प्लांट लगाने हेतु दी गई थी और पेड़ काटन के विरोध में नवाबगढ़ के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं सामाजिक संगठनों और कांग्रेस नेताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। विरोध जताने वालों में मां यमुना रक्षक संघ के अध्यक्ष संदीप द्विवेदी, उपाध्यक्ष पंजाब सिंह मजीठिया और पूर्व जिला अध्यक्ष जो हैं संजय किशोर, वो शामिल रहे हैं। विभिन्न संगठनों के द्वारा दिया गया है जो जिलाधिकारी महोदय को संबंधित है, जिसमें अवगत कराया गया है कि कुलहाल से डाक पत्थर से लेकर कुलहाल तक यूजीवीएनएल के द्वारा पेड़ों का कटान किया जा रहा है। उस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जा रहा है और यूजीवीएनएल को प्रेषित किया जा रहा है जो पेड़ कटान के संबंध में जो उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसके संबंध में अनुरोध है। एसडीएम साहब, संगठन वालों का ये कहना है कि पेड़ों की परमिशन कम की ली गई है और काटे ज़्यादा गए हैं, ऐसा भी उनका कहना है। अभी हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को भेज रहे हैं और यूजीवीएनएल को भी भेज रहे हैं, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। कि हमारे जो मीडिया के साथी हैं सतपाल भाई, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सामाजिक मुद्दा उठाया, आप सब लोग भी उसमें हैं, प्रधान जी वहाँ पर, कि यूजीवीएनएल आज जो पेड़ लगे हुए हैं, हम मानते हैं सरकारी ज़मीन में ही पेड़ लगे हुए, यहाँ पे भी लगे हुए, पर्यावरण है, हरेला हम मना रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, सब मना रहे हैं, चारों तरफ त्राही मची हुई है, पेड़ लगाने की आवश्यकता है। कोरोना जैसी बीमारी को लेकर हम पर्यावरण की चिंता करते हैं, लेकिन सरकार अपने आप ही पेड़ काट रही है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मैं को माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, पूरे प्रशासन को लेना चाहिए। इन्होंने पूरी जगह सोलर पैनल लगा दिए, जो जमीन खाली थी इन्होंने कहा अतिक्रमण है, गरीबों के घर से सब तोड़ के सोलर पैनल लग गए। चलो भाई लग गए सोलर पैनल, आपने तोड़ दिए है ना, लेकिन अब पेड़ों को तो बकस दो कम से कम। तो क्षेत्र की पूरी जनता, सारे सामाजिक संगठन, सारे राजनीतिक दल और आम जन
ये चाहता है कि कोई पेड़ ना कटे। आपको सोलर पैनल जिस उद्योगपति के लगाने हैं आप कहीं और लगा लो, नहर के ऊपर बना लो, कहीं और बना लो, लेकिन उस पर इतना रहम कर दो कि उन पेड़ों को बचा लो। 50-50 साल से वो पेड़ लगे हुए हैं और उसमें प्रतिबंधित पेड़ भी हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। संजय जी, अभी हाल ही में पैसा कमर्शियल चीज ही सारी चीजें होगी। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया और अभी हरेला पर्व मनाया जाना है। ऐसे में पेड़ जो काटे जा रहे हैं या काटे जाएंगे, अभी तक पता लगा है हमारे क्षेत्र में 1000 पेड़ कट गए हैं जो 50-50 साल पुराने थे, 20-20 साल पुराने थे। तो हरेला और ये पर्यावरण दिवस मनाने का हमें कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। पहले अपने अंदर झांकने का अधिकार है कि हमें कहाँ पे कार्य करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। जो एक हम मकान खड़ा करेंगे ना, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी 1 साल के अंदर बन जाएगी, लेकिन एक पेड़ को लगाओगे, उसे पालोगे तो 50 साल लगेंगे। संजय जी, आपका आगे का कदम क्या होगा? आगे का कदम सारे लोग तैयार हैं, हर हाल में जेल भी जाना पड़े, लेकिन पेड़ नहीं कटने देंगे। पेड़ कटेगा, किस उस पे कटेगा, लोगों की क्या राय होगी, लोगों की क्या सहमति होगी, आंदोलन। वहीं गीता कुटीर तपोवन बांसवाड़ा में शक्ति, श्रद्धा और संस्कृति के त्रिवेणी संगम के रूप में 3 दिवसीय दिव्य धार्मिक आयोजन आरंभ हुआ है। प्रथम दिवस की शुरुआत में मां मंदाकिनी पूजन से हुई है, जो वैदिक मंत्रोच्चार और संतों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। महासिद्धिदात्री मंदिर में पूजन और ध्वजारोहण के पश्चात केदारनाथ यात्रा पर जा रहे संतों को छाता, चप्पल और दक्षिणा भेंट कर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। ये सेवा परंपरा सतगुरुदेव स्वामी गीतानंद जी महाराज के द्वारा शुरू की गई थी, जिसे अब स्वामी अवधेशानंद जी महाराज श्रद्धा और निष्ठा से आगे बढ़ा रहे हैं। लाइन बनाइए महाराज। हाँ, तो डबल चढ़ाना पड़ता है। यहाँ तो हम लोग दिवंगर स्वामी हैं। स्वामी तो वह मसूरी गढ़वाल द्वारा नव निर्वाचित पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी का होटल सभागार में सम्मान किया गया। इस अवसर पर गढ़वाल भवन निर्माण को लेकर सभा ने पालिका बोर्ड से सहयोग की मांग की। पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने मसूरी विकास हेतु जनहित योजनाओं पर कार्य करने का आग्रह किया और बताया कि शिफन कोट के पास 4 करोड़ की लागत से बना पूर्व गढ़वाल भवन पर्यटन विभाग को दे दिया गया है, जिस रोपवे परियोजना में शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा ने गढ़वाल भवन के लिए 1 करोड़ 5 लाख करोड़ की जो घोषणा है वो की गई है, पर अभी तक भूमि चिन्हित नहीं हो पाई है। मीरा सकलानी ने भवन निर्माण में सहयोग का आश्वासन दिया है। महिला से लेकर के जो हमारी पूरी समिति है, उनके माध्यम से यहाँ पर सम्मान समारोह किया गया है और शहर की जो स्थितियाँ हैं उससे संबंधित बातें हुई। शहर को कैसे सुधारना है, हमारा क्या सहयोग चाहिए। हम राजनीति शहर के विकास के लिए नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ गढ़वाल सभा के साथ जो अन्याय सरकार ने किया है वो बड़ा सोचनीय और निंदनीय विषय है। हम बार बार, मैं धामी जी का धन्यवाद इसलिए भी करूंगा कि उनकी एक सोच थी कि आपको चलो वो जो जमीन चली गई, हम आपको जमीन देते हैं, पैसे भी देंगे, बना भी देंगे। अभी उन्होंने एक नई घोषणा की कि हम एमडीडी के माध्यम से उसको बनाएंगे, लेकिन उसमें बनाएंगे तब जब हमें जमीन हमारे नाम लीज हो जाए। तो एक प्रयास हम कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी लीज हमारे नाम हो जाएगी। उसके बाद उसमें भव्य रूप हम गढ़वाल सभा का देंगे, सरकार की मदद भी लेंगे, नगर पालिका की मदद देंगे, सभी साथियों की मदद देंगे और एक उसका भव्य रूप मसूरी में जो पार्किंग की समस्या है उसका भी उसमें प्रावधान रखेंगे। छोटी मोटी जो शादियां होती हैं उसका भी प्रावधान रखेंगे। बहुत सारी योजना आरजी टैक्स से हमने थोड़ा अच्छा डिजाइन ये भी किया था, परंतु ये हमारे साथ नहीं बन पाई। पर लेकिन हम जो नया, जहां मैं जगह को डिस्क्लोज बाद में करूंगा जब हमारी रिलीज हो जाएगी, और एक भव्य रूप हम उसका देंगे। क्योंकि गढ़वाल सभा दिल्ली जाइए आप, करोड़ों की संपत्ति आज उन पे है। देहरादून जाइए, कुर्मांचल भवन बना है, गढ़वाल भवन बना है देहरादून में। तो ऐसे ही मसूरी में पहली बार तो हम ये उत्तराखंड के लोग
गढ़वाल के लोग जो है पहले एकत्रित हुए इस चीज़ बनाने के लिए। पहले मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छी सोच के साथ उन्होंने एक प्रयास किया था और दोबारा उस प्रयास को हम पूरा एकत्र होकर के बहुत एक भव्य रूप बनाएंगे, भव्य रूप देंगे और सभी लोगों का, सभी धर्म, जाति, बोली, भाषा के लोगों को उसका बेनिफिट होगा। देखिए, गढ़वाल सभा का भवन तो ऑलरेडी बना हुआ था, लोगों ने अपने संसाधनों से वो भवन बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि पहले वाला बोर्ड उसको ठीक से परस्यू नहीं कर पाया चीज़ों को, और इसलिए वो भवन आज जो हमारा रोपवे बन रहा है उन्होंने वो अधिकृत कर लिया है। बावजूद उसके भी अभी भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में एक घोषणा करी थी कि एमडीडीए गढ़वाल सभा का भवन बनाएगा, लेकिन अभी क्योंकि ज़मीन का प्रोसेस चल रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है कि पर्यटन विभाग की तरफ से ज़मीन दी जाएगी और उसमें एमडीडीए भवन बनाएगा। नगर पालिका की तरफ से जो भी सहयोग होगा, हमारा पूरा बोर्ड गढ़वाल सभा को पूरा सहयोग करेगा। मैंने शुरू से ही मैं इस बात को मानती हूँ, और जिस दिन मेरा शपथ समारोह था मैंने उस दिन भी ये बात इंगित करी थी कि लोगों ने हमको चुन के भेजा है। पालिका का बोर्ड, जो भी बोर्ड मेंबर बन के गया है, अध्यक्ष बन के गया है, वो लोगों की बदौलत बन के गया है। इसलिए उनका अधिकार है कि अगर बोर्ड गलत दिशा में चलता है तो उस दिशा वो सही दिशा में लाने का काम भी जनता का है। वो कैसे लाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं फिर से यही बात कहूँगी कि मसूरी के हर व्यक्ति का सुझाव मैं आमंत्रित करती हूँ कि बोर्ड को किस तरीके से काम करना चाहिए और कहाँ पे गलत वे में जा रहा है, कैसे। में भीषण गर्मी और बिजली कटौती से परेशान मंगलौर क्षेत्र की जनता ने विद्युत विभाग पर उद्योगपतियों को बिजली बेचने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से दिन भर में केवल कुछ ही घंटे बिजली मिल रही है, जिससे पानी की भी गंभीर किल्लत हो गई है। नागरिकों ने जनप्रतिनिधियों पर उदासीनता के आरोप लगाए और कहा कि चुनाव के समय वोट मांगने आने वाले नेता अब समस्याओं से बेखबर हैं। स्थिति इतनी खराब है कि बिल भरने के बावजूद विद्युत कर्मी कनेक्शन काट रहे हैं, जिससे जनता काफी नाराज है। किस जगह तुम खड़े हो और क्या समस्या तुम्हारी है? ये मंगलोर पठानपुर महल्ले में खड़े हैं, रांगड़वाली मस्जिद के सामने। हमारी ये समस्या है जी, हम लाइट से बहुत परेशान हैं। मैं बाहर काम करता हूँ, मैं सुकून के लिए आया था यहाँ पे, ताकि हमारे इसमें सुकून भी मिल सकता है। अपने घर आता है आदमी जब बाहर काम करता है, तो मैं पूरी रात परेशान रहा हूँ। मैं सोया 1 मिनट नहीं, क्योंकि लाइट आ रही थी, भाग रही थी, और वोल्टेज इतने कमा रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। पंखा बिल्कुल स्पीड नहीं दे रहा है। ठीक है जी, मैं बहुत परेशान रहा, इसीलिए मैंने गुस्से में फिर आपको मीडिया बोले। मैं चाह रहा हूँ ये तो कुछ इसमें ऑप्शन उठे, ये लाइट का अच्छे से ध्यान दिया जाए, वरना तो मेरी समस्या है फिर सरकार चेंज करी जाए। कितनी देर आ रही लाइट? लाइट तो आई नहीं जी, कितनी भी देर नहीं आ रही। कल सुबह से लाइट भागी हुई है जी। लाइट तो कितनी भी देर नहीं आ रही। मैं इसे यहाँ पे हो गया 4था दिन है यहाँ पे आए हुए को। मैं देहरादून में काम करता हूँ, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे अभी तक कोई सुकून नहीं देखा। मैं पंखे के नीचे थोड़ी देर सो जाता हूँ, ये लेट जाऊँ। दिन में आप खाना खाने के बाद आदमी को नींद भी आती है। पानी की दिक्कत है? पानी की दिक्कत है। कल हमारा टैंक खाली रहा, हमने लोगों को घरों में से पानी ढोया है। इतनी परेशानी है पानी की, बहुत ज़्यादा समस्या आ रखी है पानी में। और कौन सा महल है? ये महल्ला पठानपुरा है, मंगलौर। प्रतीक अहमद मेरा नाम है सर। अभी हमने एक अधिकारी बात कर रहा था बिजली विभाग का ही, ये बोल रहा था कहना का मंगलौर का आदमी बिल नहीं जमा करते, इसलिए लाइट की दिक्कत हो। तो एक बात सुनो, तो मान लो जो बिल नहीं जमा करता, एक बात मानने की, तो विजिलेंस के पास प्रशासन भी है, सरकार भी है, उन्हें खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? और उनका ये भी कहना है बिजली चोरी करते हैं। अब जब तुम्हें पता है बिजली चोरी करते हैं, चोरी भी तुम ही करवाते हो। जब पैसा लेते हैं, जो यहाँ से लाइनमैन है, जो वर्कर है, सब सिस्टम में बताते हैं यहाँ के लोगों को। हम तो करते नहीं। हमारे तो देखो 9 फरवरी को बिल जमा करा 7656 रुपये का, 2 बजे और 3 बजे मीटर काट गए। क्या फिर ये अंधा कानून हो रहा है? बिल्कुल। ये 3 बजे क्यों लाइट काटी जब मैंने 2:32 में बिल जमा करा? अधिकारी शिकायत की, कोई नहीं सुनता। बिजली विभाग में गया मैं। किस तरह की गर्मी में किस तरह की गर्मी का बस बिजली क्या बिजली सप्लाई कर रहे हैं उद्योग को। विजिलेंस जो बिजली है ना, उद्योग को सप्लाई कर रहा है बिजली है, यहाँ की काट के बिजली। हम भी देख रहे हैं 1 हफ्ता जब जो गर्मी आने टाइम जून का महीना है, ये आपकी समस्या नहीं है, ये हर महीने की समस्या। 15 जून को नैनीताल स्थित कैंची धाम मंदिर में भव्य मेले का आयोजन होगा, जिसे शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए प्रशासन, पुलिस और मंदिर प्रबंधन तैयारियों में जुट चुका है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्द्वानी, भीमताल, भवाली, नैनीताल और गर्म पानी से शटल
सेवाएं जो हैं वो चलाई जाएंगी, जबकि भवाली से आगे दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार श्रद्धालुओं के लिए विशेष शटल की व्यवस्था की गई है। मेले में साफ सफाई, मोबाइल, टॉयलेट, पार्किंग, बिजली, पानी और चिकित्सा सुविधाओं के साथ हर स्थान पर पुलिस बल तैनात रहेगा। सड़क मार्ग पर फूड वैन और ठेले प्रतिबंधित रहेंगे। आजकल जो टूरिस्ट सीजन चल रहा है और कल जो भीड़ भाड़ थी उसको देखते हुए हमें उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। उस हिसाब से हम तैयारियां कर रहे हैं। फोर्स की जो डिमांड है वो भी उस हिसाब से भेजी गई है। बाकी जो पार्किंग से जहाँ शटल सर्विस चलनी है वहाँ पर बेसिक सुविधाओं के लिए तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है 14 और 15 तारीख को, उसको भी हमने तैयार कर लिया है, क्योंकि 14 और 15 तारीख को जो कैंचीधाम रोड है, भवाली रोड है, वहाँ पे हम पूरे तरीके से ट्रैफिक का आवागमन बंद कर रहे हैं। इसके साथ जो टूरिस्ट आएंगे, चाहे वो बसों से आ रहे हो या काठगोदाम तक ट्रेन से आ रहे हो, इसके अलावा अपने प्राइवेट वाहनों से आ रहे हो, उनको लेके भी जो होल्डिंग एरिया वहाँ हमने तैयारी कर ली है। फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसके सेक्टर जो हमने तैयार कर लिए हैं, और जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए कुछ एडवाइजरी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा फोर्स का जो आवागमन है वो फोर्स का आवागमन भी हो चुका है। और जो सुरक्षा के मद्देनजर जो बेसिक चीज़ें हैं, चेकिंग, फ्रिस्किंग, वेरिफिकेशन, वो हमने कर दिया है। एक मेजर चीज़ जो हम श्रद्धालु को, आम जनता को, सबको बताना चाह रहे हैं, 14 और 15 तारीख को किसी भी प्राइवेट वाहन का कैंचीधाम की तरफ आवागमन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको पहाड़ में यात्राएं करनी है या किसी भी रीजन की वजह से कैंचीधाम की तरफ आना है, वो अपनी यात्राएं इस हिसाब से प्लान करें कि जो डाइवर्जन रूट उनको दिए गए हैं उस डाइवर्जन रूट से वो आएँ। इसके साथ ही जो हमारे एसेंशियल सप्लाई की व्हीकल है, उन व्हीकल्स की भी हम टाइमिंग तैयार कर रहे हैं ताकि एसेंशियल सप्लाई वाले व्हीकल टाइम में निकाले जा सके, और उसकी वजह से जो हमारे बाजार हैं उनमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। कम से कम 200 शटलें आप यहाँ से देंगे, तो उसकी हमारी लिस्ट बन चुकी है। और हमें कुछ स्कीमों का सपोर्ट चाहिएगा, तो आप हमें परिवहन विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपको जितनी भी स्कीमों की आवश्यकता होंगी बैकअप में आपके साथ खड़ी रहेंगी। और जो हमारे शटल के जो पॉइंट रहेंगे उस दिन, कैंचीधाम के दिन, पहला पॉइंट रहेगा रामलीला मैदान, और दूसरा पॉइंट रहेगा जो हमारा बाइकर्स जितने भी उस दिन आते हैं, तो बाइकर्स की वजह से बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति पैदा होती है, तो बाइकर्स जितने भी होंगे तो भवाली रोडवेज की जो पार्किंग है वहाँ पर उनको पार्क किया जाएगा, और वहाँ से कम हम 30 शटलें जो हैं पेट्रोल पंप से चलाएंगे। तो बाइकर जो है रोडवेज पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके वहाँ से 200 मीटर आगे पेट्रोल पंप आएगा, क्योंकि वहाँ पर रोडवेज चौरा चौक है, चौक एकदम जाम हो जाता है। 200 मीटर आगे पेट्रोल पंप से जो है हम कम से कम 30 शटलें जो हैं बाइकर्स के लिए रखेंगे। और सैनिटोरियम पार्किंग पे जो हमारे जो अभी मेन जहाँ से अभी शटल चल रही है वहाँ पर कम से कम 80 या से 100 गाड़ियों के बीच में हमारी वहाँ पर वो रहेगी। और बैकअप में हम कम से कम सैनिटोरियम में 15 से 20 बसें वहाँ पर चाह रहे हैं वहाँ पर रहें। नहीं भी परिवहन विभाग को से हमारी वार्ता हुई है कि बसें जो हल्द्वानी से आएंगी वो पहला चक्कर सीधे कैंचीधाम ड्रॉप करेंगी, उसके बाद वो सीधे हमारा रामलीला मैदान पे पार्क हो जाएंगी, और हमारी छोटी गाड़ियाँ जो है जो भी हल्द्वानी की सवारी है वो उनको रामलीला मैदान तक छोड़ेगा, वो वहाँ से उन सवारी को लेके सीधे हल्द्वानी मुड़ेगा। और ये माँ अन्नपूर्णा का भंडारा है, यहाँ कभी अन्न की कमी आज तक तो देखी नहीं गई। मैं आज 70 साल का हो गया हूँ, और 7 साल की या 6 साल की उम्र से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। बाबा का भंडार अक्षय है, और 15, 16, 17 तो ये तो आपने उसको सिर्फ नाम दे दिया है, बाबा का भंडार कभी बंद होता ही नहीं। तो बाबा का भंडार चलेगा और सबको प्रसाद मिलेगा, और सब सुखी सुखी खुश खुश यहाँ से जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार इंतजामिया ने, जिले की इंतजामिया ने आगे बढ़कर काफ़ी हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। और इसमें हमारा जो अनुमान रहता है 80,000 से 1.25 लाख तक के लोग इसमें संचलन करते हैं। प्रसाद वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है और मानसून धीरे धीरे दस्तक देने लगा है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार आज कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कुछ स्थानों पर भारी जबकि अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आगामी दिनों में गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में भी हल्की बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में वर्षा के कारण तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। बीते एक सप्ताह से राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है, जिससे बारिश से लोगों को राहत
गर्मी से जो है लोगों को राहत मिल सकती है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 11 जून हो गई है, तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली है। इसमें विशेषकर पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत जनपदों में वर्षा रही है और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में एक एक स्थान पे भारी वर्षा भी देखने को मिली है। आगे पूर्वानुमान की बात करें तो आज 11 जून को उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पे कुछ स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और 13 से आगे जो है 16-17 तारीख तक उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल जनपदों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें चेतावनी की बात करें तो जो आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं जो क्षेत्र है उसके पर्वतीय जनपद जैसे नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर चमोली में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।